ये क्रोन डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस, इन दोनों को हम कहते हैं आईबीडी। आईबीडी तो एक है आपकी क्रोन डिजीज, ये क्रोन डिजीज, और ये आपकी अल्सरेटिव कोलाइटिस। जो क्रोन डिजीज है इसमें इन्फ्लेमेशन होती है, ऑटोइम्यून इन्फ्लेमेशन होती है, और ये इन्फ्लेमेशन आपकी स्टार्ट हो सकती है माउथ से लेके कोई भी पार्ट एनस तक, ये कोई भी पार्ट एनस तक इसका इन्वॉल्व हो सकता है। क्रोन डिजीज में इन्फ्लेमेशन हो सकती है जीआईटी के किसी भी पार्ट की, लेकिन ये सारे नहीं इन्वॉल्व होती। यानी कि हो सकता है कि एक इन्फ्लेमेशन इधर है, फिर इन्फ्लेमेशन इधर है, फिर इन्फ्लेमेशन इधर है, फिर इन्फ्लेमेशन इधर है, फिर इन्फ्लेमेशन इधर है। तो ये स्किप लियंस होंगे कि इन्फ्लेम लियन होगा और फिर ये एरिया स्किप होगा, ये नॉर्मल होगा। तो ये स्किप लियन होते हैं क्रोन डिजीज में। और एक इंपॉर्टेंट बात वो ये कि मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है क्रोन डिजीज में जो इन्वॉल्व होती है, वो है आइलियम। आइलियम मोस्ट कॉमन साइट है, 60% केसेस में ये इन्वॉल्व होती है, ये इन्फ्लेम्ड होती है, यहाँ ये इन्वॉल्व होती है। इसलिए इन लोगों में आइलियम के लेवल पे, आप टर्मिनल आइलियम पे B12 की एब्जॉर्प्शन होती है, और B12 इधर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, और इनको अनीमिया हो जाता है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। इनको अनीमिया हो जाता है, कौन सा, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। क्यों हो जाता है कि इनकी जो टर्मिनल इलियम है वो मोस्टली इन्वॉल्व होती है। तो इसमें स्किप लियन होते हैं, यानी कि यहां से इन्फ्लेमेशन है, यहां इन्फ्लेमेशन है, यहां है, यहां है। मगर एक बात, ये जो इसकी रेक्टम है ये स्पेयर होती है। ये भी आपने याद करनी है कि कौन सी चीज स्पेयर होती है। रेक्टम ऑलमोस्ट ऑलवेज स्पेयर होती है, मतलब ये कि ये इन्वॉल्व नहीं होती, और आइलियम मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होती है। तो ये दोनों एमसीक्यू हैं, आइलियम इन्वॉल्व होती है, और स्पेयर कौन सी चीज होती है, स्पेयर होती है रेक्टम। लेकिन रेक्टम ऑलवेज इन्वॉल्व होती है किसमें, रेक्टम ऑलवेज इन्वॉल्व होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस में। रेक्टम ऑलवेज इन्वॉल्व होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस में, ऑलवेज रेक्टम इन्वॉल्व होती है। ये एमसीक्यूज हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। और इसमें जो लियन होता है, जो इन्फ्लेमेशन होती है, वो होती है कंटिन्यूअस मैनर। देखें इधर से स्टार्ट हुई इन्फ्लेमेशन, ये सारा इन्फ्लेम्ड है, तो कंटिन्यूअस मैनर में इन्फ्लेमेशन होती है, और ये लियन स्किप नहीं होता। लेकिन जो मोस्ट कॉमनली अल्सरेटिव कोलाइटिस में कोलोन ही इन्वॉल्व होता है मोस्ट कॉमनली, या इसकी इन्फ्लेमेशन होती है। लेकिन इन्फ्लेमेशन स्टार्ट कहां से होती है, रेक्टम से। तो रेक्टम ऑलवेज इन्वॉल्व होगी, तो सबसे पहले रेक्टम ने इन्वॉल्व होना है, और उसके बाद हो सकता है कि यहां सिग्माइड कॉलोनी इन्वॉल्व हो, या हो सकता है आपकी सिग्माइड कॉलोनी इन्वॉल्व हो, या ट्रांसवर्स कॉलोनी भी इन्वॉल्व हो जाए। तो ये डिपेंड करता है। लेकिन बात ये है कि रेक्टम ऑलवेज इन्वॉल्व होगी, ये एमसीक्यू है, रेक्टम ऑलवेज इन्वॉल्व होती है, और कंटिन्यूअस लियन होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूअस लियन होते हैं। जबकि आपकी क्रोन डिजीज में, ये क्रोन डिजीज जो है, इसमें जो लियन थे वो आपके स्किप लियन थे, कि कुछ एरिया स्किप होता है और फिर लियन होता है, फिर इन्फ्लेमेशन होती है, और उसमें ऑलवेज टर्मिनल इलियम इन्वॉल्व होती है, ये भी एमसीक्यू है। और एक चीज स्पेयर होती है क्रोन डिजीज में, वो है रेक्टम। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें। बाकी और कुछ चीजें जो फीचर बहुत अहम है, वो ये है कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इसमें ओनली म्यूकोजा और सब म्यूकोजा इन्वॉल्वमेंट होती है। यही कि इन्फ्लेमेशन जो है, जो एरिया इन्वॉल्व होगा कोलोन का, उसमें म्यूकोजा और सब म्यूकोजा इन्वॉल्वमेंट होगी, और जो वाल होगी वो ठीक होगी, मसल उसके ठीक होंगे, स्मूथ मसल ठीक होंगे। लेकिन जो क्रोन डिजीज है, उसमें पूरी की पूरी वाल की इन्फ्लेमेशन होती है, पूरी की पूरी वाल, इसे कहते हैं ट्रांसम्यूरल, मुकम्मल वाल जो है उसकी इन्फ्लेमेशन होगी। और तो मुकम्मल वाल की जब इन्फ्लेमेशन होगी, तो वाल जो है वो वीक हो जाएगी। जब वाल वीक हो जाएगी, तो इधर रप्चर नहीं हो जाएगी, तो इधर कोई चीज पड़ी होगी ना, मतलब एक ल्यूमन जीआईटी इधर भी पड़ी हुई है, या इधर ब्लैडर पड़ा हुआ है, फर्ज किया इधर ब्लैडर पड़ा हुआ था, इधर ब्लैडर पड़ा हुआ था। तो जब ये इन्फ्लेम्ड जीआईटी इसके साथ अटैच होगी, तो इसके दरमियान में वो कनेक्शन बन जाएगा, जिसे हम कहते हैं फिस्टुला। तो इंटेरो कहते हैं आपके इंटेस्टाइन को, विजाइकल कहते हैं ब्लैडर को, इंटेरो विजाइकल फिस्टुला बन सकता है।
तो फिस्टुला बनना किसका इंपॉर्टेंट फीचर है? क्रोन डिजीज का। क्रोन डिजीज का इंपॉर्टेंट फीचर है फिस्टुला बनना, क्योंकि फिस्टुला नहीं बनता अल्सरेटिव कोलाइटिस में। क्यों नहीं बनता? क्योंकि वहां जो इन्फ्लेमेशन होती है वो म्यूकोजा और सब म्यूकोजा को इन्वॉल्व करती है अल्सरेटिव कोलाइटिस में, जबकि जो क्रोन डिजीज है उसमें इन्फ्लेमेशन ट्रांसम्यूरल होती है, पूरी वाल इन्वॉल्व होती है, उस वजह से फिस्टुला बनते हैं। और फिस्टुला इंपॉर्टेंट फीचर है किसका? आपकी क्रोन डिजीज का। फिशरिंग होगी। कोबलस्टोन म्यूकोजा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आता है, ये बताता हूं क्या होता है। देखें ये क्रोन डिजीज है आपकी। क्रोन डिजीज में एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि आप एक तो फिस्टुला बनेंगे। अजान हो रही है, अजान सुन रही। देखें जी, जो आपकी है क्रोन डिजीज में एक फीचर है क्रीपिंग फैट, या उसे वो कहता है फैट रैपिंग। फैट रैपिंग क्यों होती है? ये जो उसकी वाल होती है ये सारी इन्फ्लेम्ड होती है, तो ये एज अ मैग्नेट काम करती है, और जो सराउंडिंग में फैट होती है उसको अपने ऊपर रैप कर लेती है, ये जो वाल होती है, इसे कहते हैं क्रीपिंग फैट। ये देखिए सारी फैट उसके ऊपर रैप आउट हो चुकी है कि इन्फ्लेम्ड वाल के ऊपर जो फैट है वो एज अ मैग्नेट के तौर पे काम करती है, और जो फैट है उसकी तरफ खींची हुई आती है, उसको रैप कर देती है इन्फ्लेम्ड पार्ट को। इसे कहते हैं क्रीपिंग फैट, या उसमें लिखा हुआ है रैपिंग फैट। दूसरा एक इंपॉर्टेंट फीचर है थिकन वॉल। जब इन्फ्लेमेशन होती है पूरी वाल की, तो ये इसकी वाल थिक हो जाती है। फिर आपको पता है इधर से वाल इन्फ्लेमेशन होगी तो ये रप्चर भी होगी, परफोरेट भी करेगी और फिस्टुला भी बनेंगे। और कोबलस्टोन म्यूकोजा, ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो क्रोन डिजीज है इसमें कोबलस्टोन म्यूकोजा होता है। कोबलस्टोन म्यूकोजा ये होता है कि देखें ये उसने बनाया हुआ है, देखिएगा ये कुछ पार्ट ऐसे हैं जो उबड़े हुए हैं उसके अंदर, और इसी तरह होता है कि ये अगर वाल है ना, ये वाल है, तो इसका देखें ये वाला पार्ट उबड़ा हुआ है और दरमियान में थोड़ा सा डिप्रेशन है, फिर ये पार्ट उबड़ा हुआ है और दरमियान में डिप्रेशन है। तो कुछ उबार से बने होते हैं और फिर डिप्रेशन होती है। जो उबार होते हैं वो इन्फ्लेम्ड एरिया होता है, वो एडिमेटस एरिया होता है। जो उबार होता है वो एडिमेटस एरिया होता है, और जो दरमियान में डिप्रेशन थी आपको नजर आ रही होती है, असल में वो होती है अल्सरेशन, अल्सर बना होता है। तो उबार, ये उबार बना हुआ है, इसकी सराउंडिंग में अल्सरेटेड म्यूकोजा है। तो जो अल्सरेटेड म्यूकोजा है वो डिप्रेशन के तौर पर नजर आ रहा होता है, और जो एडिमेटस पोर्शन है वो उबार की सूरत में नजर आ रहा होता है। और बिल्कुल इसी तरह नजर आ रहा होता है जिस तरह कुछ लोगों ने अपने घर में वो पत्थर से लगाए होते हैं, स्टोन लगाए होते हैं, तो स्टोन उबार होते हैं और दरमियान में जो जहां सीमेंट लगाया होता है वहां डिप्रेशन होती है। तो उस तरह का जो इन्फ्लेम्ड एरिया है वो उबार के तौर पे नजर आता है, और जो इल्सरेटेड एरिया है वो डिप्रेशन के तौर पे नजर आता है। तो जो अपीयरेंस नजर आती है वो उसे हम कहते हैं कोबलस्टोन म्यूकोजा। तो कोबलस्टोन म्यूकोजा किस में होता है? ये देख रहे हैं, ये कोबलस्टोन म्यूकोजा होता है आपकी क्रोन डिजीज में। तो जो पॉसिबल एमसीक्यू थे वो इधर से हो गए। अब हम देखते हैं इसकी प्रेजेंटेशन। ये है कि जो इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम इसमें ये है कि आपकी जो जीआईटी है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है, और इन्फ्लेम्ड इस तरह होती है कि कोई भी पार्ट, किसी भी पार्ट की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, माउथ से लेके कोई भी पार्ट की इन्फ्लेमेशन होती है, और ये इन्फ्लेमेशन जो होती है ये ट्रांसम्यूरल होती है। ये जो इन्फ्लेमेशन होती है ये ट्रांसम्यूरल होती है। और मैंने ये बताया कि ये इन्वॉल्व होती है, मोस्ट कॉमन जो पार्ट इन्वॉल्व होता है वो टर्मिनल इलियम होता है, और जो स्पेयर होता है वो रेक्टम होती है। ये दोनों एमसीक्यू हैं। और ये जो पार्ट इन्वॉल्व होता है ना आपका टर्मिनल इलियम, इधर विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन होती है, और इसमें एब्जॉर्प्शन जो होती है नॉर्मल हो जाती है क्रोन डिजीज में, और इसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी हो जाए। आयरन डेफिशिएंसी नहीं, पर्नीशियस एनीमिया, जिसमें विटामिन मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। और दूसरी बात यह कि ये पर्सन जो है इसकी जीआईटी इन्फ्लेम्ड है, और सारी जीआईटी इन्वॉल्व है, लीजन्स है,
तो जो फूड लेगा वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी सही तरह। जब एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी तो मेल एब्जॉर्प्शन होगी, और मेल एब्जॉर्प्शन होने से ये बंदा वीक हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा इसका। अच्छा, अगर मेल एब्जॉर्प्शन होगी तो क्या ये पर्सन, एक तो वेट लॉस हो गया कि न्यूट्रिएंट नहीं आ रहे, दूसरे से फटीग होनी चाहिए कि नहीं, अनीमिया हुआ तो फटीग भी होनी चाहिए। अच्छा, ये इन्फ्लेमेशन है, तो जब इन्फ्लेमेशन हो तो फीवर होता है कि नहीं होता, तो इसको फीवर भी होना चाहिए। अच्छा, और इसकी जो वाल है वो सारी की सारी इन्फ्लेम्ड है, तो एब्जॉर्प्शन होनी चाहिए, नहीं एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो स्टूल जो है वो डायरिया हो जाएगा। लेकिन इसमें जो डायरिया होता है वो वाटरी डायरिया होता है। डायरिया जो होता है वो वाटरी डायरिया होता है। जो मोस्ट कॉमन पार्ट होता है वो कौन सा इन्वॉल्व होता है जी, वो टर्मिनल इलियम पार्ट, ये इन्वॉल्व होता है। इसलिए अगर इसको पेन होगी तो कहाँ होगी, ये टर्मिनल इलियम कहाँ होती है, अपेंडिक्स के पास। तो जिस तरह अपेंडिक्स की पेन होती है, और अपेंडिक्स की पेन कहाँ होती है, अपेंडिक्स की पेन होती है राइट लोअर क्वाड्रेंट में, तो इसको भी राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होगी। और इधर जब ये इन्फ्लेम्ड एरिया है तो यहाँ मैस बन जाएगा, इन्फ्लेमेशन, तो इन्फ्लेमेटरी मैस, तो इधर उसको मैस भी बाल का आप पैल्पेट करते हैं आपको मैस भी नजर आता है। तो क्या फीचर नजर आते हैं, उसको राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होती है, राइट लोअर क्वाड्रेंट में मैस नजर आता है, और उसका जो डायरिया होता है वो वाटरी डायरिया होता है। मेल एब्जॉर्प्शन होने की वजह से उसका वेट लॉस होता है, उसको एनीमिया हो जाता है, फटीग हो जाती है, और क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन है, उसकी सारी वाल इन्फ्लेम्ड है, तो उसको फीवर होगा। तो ये इसके फीचर हैं जो आपको याद करने हैं। तो इसकी प्रेजेंटेशन क्या होती है, लो ग्रेड फीवर रहता है क्योंकि उसको इन्फ्लेमेशन है, वेट लॉस हो जाता है क्योंकि वो मेल एब्जॉर्प्शन हो रही है, मेल एब्जॉर्प्शन होने से वो फटीग भी हो गई उसको। क्रोनिक डायरिया होता है, लेकिन ये नॉन ब्लडी होता है, मतलब कि वाटरी डायरिया होता है। एब्डोमिनल पेन होती है राइट लोअर क्वाड्रेंट में, और मेल एब्जॉर्प्शन इसका मेन फीचर है, ठीक है। और राइट लोअर क्वाड्रेंट में पैल्पेबल मैस भी बाल का नजर आता है। और मैंने ये बताया था कि ये जो है ये ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन होती है, यानी पूरी वाल इन्वॉल्व होती है, तो रप्चर कर जाती है, फिस्टुला बन जाती है। तो इसका मेन फीचर है पेरिएनल फिस्टुला। तो इंटेरोकोटेनियस जो उसकी एनस होती है, इंटेरोकोटेनियस, यहाँ से जो एनस के बाद जो स्किन है वहां फिस्टुला बन जाता है, तो इसे पेरिएनल फिस्टुला भी कहते हैं। और बाद पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि जिनकी पहली प्रेजेंटेशन ही होती है पेरिएनल फिस्टुला एब्सेस, फर्स्ट उनको पता ही नहीं होता उनको क्रोन डिजीज है, और वो तब प्रेजेंट करते हैं जब उनको ये पेरिएनल फिस्टुला हो चुका होता है, और ये उनकी पहली प्रेजेंटेशन होती है। तो यही चीजें मैंने पहले बताई हुई थी। इन्फ्लेमेशन है तो इन्फ्लेमेशन की वजह से उसको फीवर होगा, और मेल एब्जॉर्प्शन है तो मेल एब्जॉर्प्शन की वजह से वेट लॉस होगा और फटीग होगी। और क्योंकि टर्मिनल इलियम इन्वॉल्व होती है तो राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन और मैस होगा। इसको जो डायरिया होता है वो नॉन ब्लडी होता है, यानी कि नॉन ब्लडी डायरिया होता है, वाटरी डायरिया होता है, और फिस्टुला एब्सेस बाल का इसकी फर्स्ट प्रेजेंटेशन होती है। तो मैंने आपको बताया था ये थी, ये क्रोन डिजीज और ये अल्सरेटिव कोलाइटिस। जो क्रोन डिजीज है उसमें जब आप उसकी हिस्टोपैथोलॉजी करते हैं तो आपको नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा मिलता है। कौन सा ग्रैनुलोमा मिलता है, नॉन केजिएटिंग। ये भी एमसीक्यू है, नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। और आपको पता है कि ग्रैनुलोमा क्यों बनते हैं, टी हेल्पर 1 सेल की इन्वॉल्वमेंट होती है उसमें। तो टी हेल्पर 1 इसमें क्रोन डिजीज में ज्यादा इंपॉर्टेंट सेल्स हैं, जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में टी हेल्पर 2 मेजर रोल प्ले करते हैं। तो नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा ये इंपॉर्टेंट फीचर है क्रोन डिजीज का। अब मैंने कुछ बातें अभी आपको बताई थी, वो ये थी कि जो फ्रीक्वेंसी एंड डेफिकेशन, ये जो ब्लू कलर की लाइंस हैं, ये क्रोन डिजीज को वो उसके फीचर को शो कर रही है। तो नॉन ब्लडी वाटरी डायरिया होता था क्रोन डिजीज में, ठीक है। मेल एब्जॉर्प्शन होने से न्यूट्रिशन स्टेटस पुअर था क्रोन डिजीज में, ठीक है, मेल एब्जॉर्प्शन हो रही थी। और आपको पता है कि राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन हो रही है, तो राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन
कोआर्डिनेट पेन क्यों होती है कि टर्मिनल इलियम मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होती है? तो टर्मिनल इलियम इन्वॉल्व होने की वजह से राइट और कोआर्डिनेट मैस और पेन होगी, और क्योंकि इन्फ्लेमेशन है तो इसको फीवर भी होगा। तो ये चीजें थी जो मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन अभी मैंने इसलिए दोबारा बताई है कि इनका जो फर्क है, इनका जो डिफरेंस है अल्सरेटिव कोलाइटिस से, वो क्या है कि क्रोन डिजीज में जो डायरिया हो रहा था वो वाटरी था, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो डायरिया होता है वो मोस्ट कॉमनली ब्लडी होता है और साथ म्यूकस भी आ रहा होता है, क्योंकि इसमें कोलोन इन्वॉल्व है। ठीक, एक अहम फीचर है टेनिस्मस। टेनिस्मस क्या होता है कि डिजायर होती है कि वो डेफिकेट करे, मगर वो अफेक्टिव डिजायर नहीं होती, वो डेफिकेट कर नहीं पाता, लेकिन परसिस्टेंट डिजायर रहती है कि वो डेफिकेट करे, लेकिन वो कर नहीं पाता। तो ये है टेनिस्मस। ये इंपॉर्टेंट साइन है आपके अल्सरेटिव कोलाइटिस का, जबकि ये फीचर उसमें नहीं है, क्रोन डिजीज में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि इतना कॉमन नहीं है। और अर्जेंसी, बार बार उसको, यानी कि उसकी डिजायर है कि वो बार बार जाता है टॉयलेट में, लेकिन वो अफेक्टिव डेफिकेशन हो नहीं पाती, और अर्जेंसी रहती है कि वो बार बार उसे जाना पड़ता है। और दूसरा ये कि मेल एब्जॉर्प्शन इसमें नहीं होती, मोस्टली नॉर्मल, कोई मेल एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं होती? क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में कोलोन इन्वॉल्व है, और जो एब्जॉर्प्शन होनी थी वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो चुकी है, न्यूट्रिशन जो ज्यादातर है वो एब्जॉर्ब हो चुके हैं। तो इसमें तो इन्फ्लेमेशन उसकी है नहीं स्मॉल इंटेस्टाइन की, इसमें तो इन्फ्लेमेशन है आपके कोलोन की, इसलिए मेल एब्जॉर्प्शन नहीं होती। तो इसका न्यूट्रिशन स्टेटस जो है इसमें इतना अनीमिया सीवियर नहीं होता। लेकिन बाल का इसमें ब्लडी डायरिया होने की वजह से अनीमिया होगा। फिर ये है कि और सिम्टम में और क्या डिफरेंस है अल्सरेटिव कोलाइटिस का? इसमें पेनफुल डेफिकेशन होती है, पेनफुल डेफिकेशन है क्योंकि रेक्टम इन्वॉल्व है। और ये जो रेक्टम कहां होती है? लेफ्ट साइड पे। और फिर कोलोन जो है, पहले कौन सा हिस्सा इन्वॉल्व होता है? लेफ्ट वाला। असेंडिंग डिसेंडिंग कोलोन इन्वॉल्व होता है, और वो किस साइड पे होता है? वो होता है लेफ्ट पे। तो लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में इसको पेन होती है आमतौर पे, और टेनिस्मस होगी, पेनफुल डेफिकेशन होगी, क्योंकि रेक्टम इन्वॉल्व है तो इसलिए इसकी पेनफुल डेफिकेशन होती है। बाकी उसने लिखा हुआ है कि क्रैम्पिंग, टेनिस्मस, वो आपको पता ही है। और अब है कोई एसोसिएटेड फीचर्स। एसोसिएटेड फीचर क्या हैं? याद रख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिंजाइटिस, ये एमसीक्यू आता है, ये एमसीक्यू है, मैं आपको बता रहा हूं कि ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। कि वो कहता है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस की हिस्ट्री बताता है कि एक पेशेंट है, उसको ब्लडी डायरिया होता है और एब्डोमिनल पेन है, और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में उसको पेन होती है, और उसके स्टूल में ब्लड है, म्यूकस है, तो उसको ये उसने हिस्ट्री दे दी कि ये अल्सरेटिव कोलाइटिस है। अब वो आपसे पूछता है कि बताएं इसके साथ एसोसिएटेड डिजीज कौन सी है? तो उसके साथ एसोसिएटेड जो डिजीज होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस में, वो प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिंजाइटिस है। प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिंजाइटिस ये क्या होता है? ये जो आपकी होती है ना बाइल डक्ट, ये इनकी इन्फ्लेमेशन है। इंट्राहेपेटिक और एक्स्ट्रा हेपेटिक जो बाइल डक्ट्स हैं, इनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इसे कहते हैं प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिंजाइटिस। और इसमें एक एंटीबॉडी पॉजिटिव होती है जिसका नाम है पी एंका। तो ये इंपॉर्टेंट है, पी एंका, ये एमसीक्यू है। पी एंका पॉजिटिव होती है किसमें? अल्सरेटिव कोलाइटिस में। और अल्सरेटिव कोलाइटिस आपकी प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिंजाइटिस के साथ एसोसिएट करती है। अब और जो दूसरी है, जो क्रोन डिजीज है, वो किसके साथ एसोसिएट करती है? क्रोन डिजीज किसके साथ एसोसिएट करती है? वो है आपकी डिजीज, उसमें जो एंटीबॉडी होती है, एंटीसेक्रोमाइसिस सर्वेसी एंटीबॉडी होती है, ASCA, इसके साथ ये पॉजिटिव होती है क्रोन डिजीज में। अब कॉम्प्लिकेशन तो बहुत सी हैं दोनों की, लेकिन वो कॉम्प्लिकेशन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपने याद रखनी है दोनों की, जो कॉम्प्लिकेशन है अल्सरेटिव कोलाइटिस की, वो है टॉक्सिक मेगाकोलोन और परफोरेशन, क्योंकि इसमें कोलोन इन्वॉल्व होती है। तो कोलोन की जब इन्फ्लेमेशन होती है तो वो उसके जो मसल है वो डायलेट कर जाते हैं, और
ये जो आपकी कोलोन है वो इन्फ्लेम्ड होती है और डायलेट कर जाती है। तो टॉक्सिक मेगा कोलोन अल्सरेटिव कोलाइटिस की कॉम्प्लिकेशन है। जबकि जो आपकी है क्रोन डिजीज, उसकी एक कॉम्प्लिकेशन जो आपने याद करनी है वो नेफ्रोलिथियासिस है, कि स्टोन बन जाते हैं, किडनी स्टोन बनते हैं। और जो दूसरी कॉम्प्लिकेशन आपने याद करनी है वो है फिस्टुला फॉर्मेशन, क्योंकि ये कॉमन है आपकी क्रोन डिजीज में। कुछ और फीचर जो इंपॉर्टेंट हैं क्रोन डिजीज में, तो वो ये मैं पहले भी बता चुका हूं। जो आपकी अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसमें कोलोन इन्वॉल्व होती है, रेक्टम इन्वॉल्व होती है, और ये कंटिन्यूस रीजन होते हैं ऊपर की तरफ। और इसमें फ्राइएबल म्यूकोजा होता है, क्योंकि इसमें म्यूकोजा और सब म्यूकोजा इन्वॉल्वमेंट होती है। इसमें क्रिप्ट एब्सेस बनते हैं, मतलब ये कि कुछ पार्ट जहां अल्सर बनते हैं वहां आपके जो न्यूट्रोफिल हैं, न्यूट्रोफिल की एग्रीगेशन होती है। तो उसे हम क्रिप्ट्स जो होते हैं, क्रिप्ट्स होती है डिप्रेशन। ये जो म्यूकोजा होता है इसमें डिप्रेशन होती है, उन डिप्रेशन में न्यूट्रोफिल की एग्रीगेशन हो जाती है, उसे हम कहते हैं क्रिप्ट एब्सेस। क्रिप्ट एब्सेस क्या है कि जो आपकी जीआईटी है उसमें उसके म्यूकोजा में डिप्रेशन होती हैं, उसके म्यूकोजा में डिप्रेशन होती हैं। उन डिप्रेशन में आपके न्यूट्रोफिल की एग्रीगेशन हो जाती है अल्सरेटिव कोलाइटिस में, जिसे क्रिप्ट एब्सेस कहते हैं। लॉस ऑफ होस्ट्रा, आपको पता है कि जो जो आपका कोलोन है ये इस तरह सीधा नहीं होता, ये इस तरह होता है, होस्ट्रा बने होते हैं। तो इन्हें कहते हैं होस्ट्रा। तो ये जब इन्फ्लेमेशन होती है तो ये बिल्कुल होस्ट्रा लॉस हो जाते हैं। तो लॉस ऑफ होस्ट्रा, और ये जो अपीयरेंस आती है जब होस्ट्रा लॉस हो जाते हैं, और जब आप देखते हैं इसको एक्सरे पे, तो ये अपीयरेंस आती है बिल्कुल सीधा पाइप की तरह सीधा, यानी कि होस्ट्रा लॉस हो गए, तो इसे कहते हैं लॉस ऑफ होस्ट्रा। या लेड पाइप साइन आपको नजर आता है एक्सरे करवाने पे या बेरियम स्वेलो पे। लॉस ऑफ होस्ट्रा, लेड पाइप साइन और कंफाइंड म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा इन्वॉल्व होता है आपके अल्सरेटिव कोलाइटिस में। जबकि जो लोकेशन है क्रोन डिजीज में, जो मोस्ट कॉमन लोकेशन है इन्वॉल्व होती है टर्मिनल इलियम। मैंने कहा था कि ये आपकी टर्मिनल इलियम मोस्ट कॉमन साइट है इसमें। तो मोस्ट कॉमन साइट है टर्मिनल इलियम, और रेक्टम ऑलवेज स्पेयर होती है, रेक्टम ऑलवेज स्पेयर होती है। यहां स्किप लीजन होते हैं, यहां इन्फ्लेमेशन है, यहां इन्फ्लेमेशन है, यहां इन्फ्लेमेशन है, यहां इन्फ्लेमेशन है। तो डिसकंटिन्यूअस और स्किप लीजन होते हैं इसमें। कोबल स्टोन म्यूकोजा क्या होता है वो मैंने बता दिया था। क्रीपिंग फैट क्या होती है वो भी बता दिया था। स्टिंग साइन क्या होता है? स्टिंग साइन ये होता है कि जहां इन्फ्लेमेशन हुई, यहां इन्फ्लेमेशन होने के बाद जब हीलिंग होती है तो वो स्कार टिश्यू बनता है, तो वहां से ल्यूमन नैरो हो जाता है। यहां इन्फ्लेमेशन थी, फर्ज किया कि आपकी इन्फ्लेमेशन थी इधर, तो इधर या इधर थी, तो इन्फ्लेमेशन के बाद स्कारिंग होगी, और स्कारिंग के बाद यहाँ एक वो स्कार टिश्यू आ जाएगा, और जो ल्यूमन है वो नैरो हो जाएगा। तो जब आप बेरियम स्वेलो करते हैं तो आपको ये मिलता है कि यहाँ से कहीं कहीं से ल्यूमन नैरो होता है, स्टिंग सा बना होता है, तो इसे कहते हैं स्टिंग साइन। तो आपको पता है कि इसमें क्रोन डिजीज में ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन होती है, नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा होता है। तो ये फीचर मैं सब कुछ बता चुका हूँ। ये बहुत अच्छा एक टेबल है जो मैंने, जो कि बहुत अच्छा कंपाइल किया हुआ है, और इसमें तकरीबन आपके सारे साइन सिम्टम कंपाइल हैं। ये एक टेबल है यूवर्ड क्यू बैंक से। तो जो बातें मैंने आपको बताई हैं वही बातें इसमें लिखी हुई हैं, तो इसको बस रीड करना है। मैंने एक्सप्लेन सब कुछ कर दिया है। तो जो क्रोन डिजीज है वो माउथ से एनस तक कोई भी पार्ट इन्वॉल्व हो सकता है, मगर आइलियम मोस्ट आइलियम जो है मोस्ट कॉमन पार्ट है। रेक्टम जो है वो स्पेयर होती है ऑलवेज। इसमें स्किप लीजन होते हैं आपकी क्रोन डिजीज में, जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में रेक्टम ऑलवेज इन्वॉल्व होती है, ऑलवेज रेक्टम इन्वॉल्व होगी, और ये कंटिन्यूअस लीजन है। ये इसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस कंटिन्यूअस लीजन है। इसका क्या मतलब है ये आपको पता है। अब माइक्रोस्कोपी करने पे नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा मिलता है आपको क्रोन डिजीज में, क्योंकि इसमें टी हेल्पर 1 जो सेल हैं वो मेनली रोल प्ले कर रहे होते हैं, जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में कोई ग्रैनुलोमा नहीं मिलता।
ग्रॉस फाइंडिंग में ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन क्रोन डिजीज का फीचर है, और इसमें लीनियर म्यूकोजल अल्सरेशन होती है। कोबलस्टोन म्यूकोजा और क्रीपिंग फैट, कोबलस्टोन म्यूकोजा एंड क्रीपिंग फैट क्रोन डिजीज के वो साइन और सिम्टम है। जबकि म्यूकोजल एंड सब म्यूकोजा, आपको पता है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में ओनली म्यूकोजा सब म्यूकोजा इन्वॉल्व होता है, वो इन्वॉल्व नहीं होती आपकी जो वाल है, मसल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। एक और इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया सूडोपोलिप। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में सूडोपोलिप्स बनते हैं। सूडोपोलिप्स क्या होते हैं? ये आपकी है वाल, और इधर हुआ लियन, इधर हुआ लियन, फर्ज किया ये उसकी वाल थी, तो ये और इधर इधर वो इन्वॉल्व वो अल्सर बन गया अल्सरेटिव कोलाइटिस में। तो जब इसकी हीलिंग होती है तो आपको पता है ग्रेनुलेशन टिश्यू बनता है। तो ग्रेनुलेशन बार बार अल्सर बन रहा है, बार बार हील हो रहा है, तो ग्रेनुलेशन टिश्यू भी बार बार बनता है, और इस तरह के ये ग्रेनुलेशन टिश्यू है। तो ग्रेनुलेशन टिश्यू इस तरह के वो बार की तरह के बन जाते हैं। अल्सर हुआ, वहां हीलिंग जब होती है तो सबसे पहले हीलिंग का पहला स्टेप ग्रेनुलेशन टिश्यू बनता है। तो बहुत सी जगह पर ग्रेनुलेशन टिश्यू बना होता है, वो पोलिप नहीं होता। आपको लगता है देखने में वो पोलिप है, लेकिन वो पोलिप नहीं होता, वो असल में ग्रेनुलेशन टिश्यू है जिस उसका बार बना हुआ हीलिंग हो रही है। वो आपको दिखाई देता है जब आप कोलोनोस्कोपी करते हैं सूडोपोलिप की। पोलिप नहीं होते, वो ग्रेनुलेशन टिश्यू होता है, इसलिए इन्हें सूडोपोलिप्स कहते हैं। तो प्रेजेंटेशन है आपकी, वो राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होती है, एब्डोमिनल पेन होती है, और मैस नजर आता है आपको क्रोन डिजीज में, और वाटरी डायरिया होता है। ब्लडी तब होता है जब कोलाइटिस हो जाए। एब्डोमिनल पेन लेफ्ट साइड पे हो, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में, तो वो अल्सरेटिव कोलाइटिस में होती है, और इसमें ब्लडी डायरिया होता है। जो कॉम्प्लिकेशन है अल्सरेटिव कोलाइटिस की वो टॉक्सिक मेगाकोलोन है, और जो कॉम्प्लिकेशन है आपकी जो है क्रोन डिजीज, इसमें फिस्चुला फॉर्मेशन है और स्ट्रक्चर बने होते हैं, स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये फीचर है, अगर आपको ये याद रहे तो जबरदस्त है। ये एक इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि ये आपने फर्क तो देख लीजिए, लेकिन फिर भी जब पेशेंट आपके पास आता है तो आपको बड़ा मुश्किल होता है डायग्नोसिस बनाने में। तो क्या है कि क्रोनिक डायरिया के साथ एब्डोमिनल पेन, अनीमिया, ये तीन फीचर के साथ अगर पेशेंट आ रहा है, उसे काफी देर से क्रोनिक डायरिया है, एब्डोमिनल पेन है और अनीमिया है, और उस आपने टेस्ट करवाए तो उसमें सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये इन्फ्लेमेटरी वो चीजें हैं जो इन्फ्लेमेशन में रेज कर जाती है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर हैं, वो रेज किए हुए, एरिथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट रेज है। तो ये आपने आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इसको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हो सकती है, यानी कि आप ये इतना क्लियर पिक्चर नहीं होती। बहुत पेशेंट आता है, कहता है डॉक्टर साहब मुझे डायरिया रहता है, मुझे पेन होती रहती है, अनीमिया है, और उसके सी रिएक्टिव प्रोटीन आपने करवाया वो सब कुछ रेज है, ESR रेज है, तो आप डायग्नोसिस बनाते हैं IBD, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। अब ये अल्सरेटिव कोलाइटिस भी हो सकता है, और ये क्रोन डिजीज भी हो सकता है, और अल्सरेटिव कोलाइटिस भी हो सकता है। आपने एक ब्रॉड टर्मिनोलॉजी यूज की है, IBD, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। तो अब ये क्रोन डिजीज है या अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ये किस तरह आप डिफरेंशिएट करते हैं? डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा है, तो आपने डिस्टिंग्विश करना है और डायग्नोसिस करना है IBD का। उसके लिए आप करते हैं कोलोनोस्कोपी विद बायोप्सी, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है, कोलोनोस्कोपी विद बायोप्सी। और कोलोनोस्कोपी पे आपको कंटिन्यूअस लीजन मिले तो ये अल्सरेटिव कोलाइटिस होगा, और अगर स्किप लीजन मिला तो ये क्रोन डिजीज होगी। और दूसरा ये है कि अगर वो नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमा होगा तो क्रोन डिजीज होगी, और अगर ग्रेनुलोमा नहीं होगा बायोप्सी पे नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमा होगा तो क्रोन डिजीज होगी, और अगर नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमा नहीं है तो अल्सरेटिव कोलाइटिस होगा।